तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ओ लेवल फिजिक्स। हमारा टॉपिक चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने कल आपको पढ़ाया था एक बड़े ही मजे का कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का दिल। और इस दिल का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है भाई? ओम्स लॉ के बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर का दिल है, दिल। ठीक है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ रिलेशन है दो चीजों का, वोल्टेज का और करंट का। ओम्स लॉ यानी ये जो ओम थे हमारे भाई, ओम भाई ने एक बात बताई। क्या बात बताई ओम भाई ने? ओम भाई ने बताया कि आपका जो करंट है ना, करंट और जो वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज का वैसे बाय द वे दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? बताया तो था, जल्दी से बताओ। व्हाट वाज द अनदर नेम, द अदर नेम फॉर वोल्टेज या पीडी? कम ऑन। ओहो, खुद ही बता दिया मैंने, देखा गलती से। पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। वोल्टेज का दूसरा नाम पीडी है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप किसी कंडक्टर का पीडी बढ़ाएंगे ना, पीडी, पीडी का मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो उसका करंट अपने आप बढ़ जाएगा। इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लेके भी ना कुछ बच्चों के दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों को लगता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ना। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है? चैट पे बताओ जल्दी से। क्या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है? जी नहीं। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, बल्कि एक चीज जितने टाइम्स बढ़ रही है, दूसरी चीज भी अगर उतने ही टाइम्स बढ़ जाए, इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? एक चीज जितने टाइम्स बढ़ रही है, दूसरी चीज उतने ही टाइम्स कम हो जाए, इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब बताएं, ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा है? ओम भाई साहब ने बताया कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मगर यहां पर हमारे ओम भाई ने एक छोटी सी शर्त रख दी। शर्त ये रख दी दैट द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे जवाब देंगे? क्या ओम वाकई में सचमुच में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहता है, या दाल में कुछ काला है? क्या ओम का असल कांस्टेंट टेम्परेचर है? क्या ओम को वाकई टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है? वेरी गुड मिशा। इस कांस्टेंट में या इस टॉपिक में जो असल कांस्टेंट है वो टेम्परेचर नहीं है, वो रेजिस्टेंस है। असल जो कांस्टेंट है वो टेम्परेचर नहीं है, बल्कि कौन है? रेजिस्टेंस। यानी ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो फिर मैंने कल एक सवाल पूछा था कि यार अगर ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ओम क्या पागल है? ओम सीधा सीधा नहीं बोल सकता प्रोवाइडेड दैट द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ओम इतनी लंबी क्यों कर रहा है? असल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो रेजिस्टेंस अपने आप कांस्टेंट हो जाती है। तो ओम भाई लंबी नहीं कर रहे, ओम भाई है चालाक शपाटर। ओम भाई क्या कह रहे हैं? ओम भाई कह रहे हैं कि यार आप कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो फॉर्मूला बन गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर जब इक्वल टू का साइन लगाया तो साथ में आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह आपने लिख दिया R। तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू आर आई। छी 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 छी, बोलने में ही अच्छा नहीं लग रहा। V इज इक्वल टू आर आई, बोलने में वाई भी नहीं आ रही। तो आप बोलेंगे V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहते हो? क्या कहते हो मेरे मुल्क के जवानों? तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन गया? V इज इक्वल टू आई आर। और फिर मैंने आपको कल एक और बड़े मजे की बात बताई थी कि कौन से कंडक्टर्स को हम ओहमिक कहते हैं और कौन से कंडक्टर्स को हम नॉन ओहमिक कहते हैं। फर्ज करें, पहली वाली मिसाल को देखें। पहली वाली मिसाल में वोल्टेज आपने 3 वोल्ट से बढ़ाकर 6 वोल्ट कर दिया, यानी आपने वोल्टेज डबल किया। और वोल्टेज को डबल करने से जरा देखें करंट पे क्या फर्क पड़ा। करंट 0.2 से बढ़कर 0.4 हो गया। मतलब वोल्टेज डबल होने से करंट भी डबल हो गया। तो आप बताएं, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? जी हाँ। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मतलब ये कंडक्टर ओमिक है, ये ओम्स लॉ की बात मान रहे हैं। और ओमिक कंडक्टर का मतलब यही है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब आ जाए दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में कह रहे हैं वोल्टेज को 3 वोल्ट से 6 वोल्ट किया। जरा करंट को देखें, करंट को क्या हुआ? करंट 0.5 से 1 नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ, सिर्फ 0.8 हुआ। तो आप बताएं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है या कम है? सर ये तो एक्सपेक्टेशन से कम है।
यानी करंट जितना बढ़ना चाहिए करंट उतना बढ़ ही नहीं रहा। तो उसका मतलब यहां रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है ना। और थर्ड वाली केस देखें, थर्ड वाली एग्जांपल देखें। थर्ड वाली एग्जांपल में कह रहे हैं वोल्टेज को 3 वोल्ट से बढ़ाकर 6 वोल्ट कर दिया, और करंट 0.2 से बढ़कर कितना 0.4 होने के बजाय करंट कितना हो गया, करंट 0.5 हो गया। लो भाई, करंट तो एक्सपेक्टेशन से आगे ही भाग रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है या कम हो गई है? रेजिस्टेंस कम हो गई है। समझ रहे हैं आप? तो भाई ये सी। तो अब मैं क्या बनवाने जा रहा हूं, अब मैं आपको ग्राफ्स बनवाने जा रहा हूं। मैंने कहा था भी, कल भी बताया था कि आज मैं आपको ओम्स लॉ के क्या बनवाऊंगा भाई साहब। आज मैं आपको ओम्स लॉ के ग्राफ्स बनवाऊंगा। आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतजार था। हेडिंग डालेंगे, वी आई एंड आई वी ग्राफ्स। क्या पढ़ना है मेरे बच्चों? वी आई एंड आई वी ग्राफ्स। हम वी आई ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, हम आई वी ग्राफ्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, बच्चे जो है ना हमारे बच्चे, बच्चे होते हैं परेशान, फजूल में पैनिक करते हैं। कहते हैं सर ये वी आई ग्राफ क्या होता है और ये आई वी ग्राफ क्या होता है। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, पढ़ेंगे ना, समझ आ जाएगा। टेंशन किस बात की? आइए देखते हैं। सबसे पहला केस, केस वन। केस वन, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब समझते हैं? ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर। अगर ओमिक कंडक्टर की बात हो रही है तो कैसा कैसा ग्राफ बनेगा? अब देखिए, मैं आपको दो तरह के ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ पेपर में। वी आई ग्राफ भी आ सकता है और पेपर में आई वी ग्राफ भी आ सकता है। आप सोच रहे होंगे दिली दिल में, जहनी जहन में, कि सर ये वी आई ग्राफ क्या होता होगा और ये आई वी ग्राफ क्या होता होगा। बेटा, वी आई ग्राफ का मतलब है वी आई, यानी ऊपर वी नीचे आई, वी आई। आई वी ग्राफ क्या होता होगा? ऊपर आई नीचे वी। तो वी आई ग्राफ मतलब वी ऊपर आई नीचे, आई वी ग्राफ का मतलब आई ऊपर वी नीचे। खत्म हो गई बात। वी आई ग्राफ, आई वी ग्राफ। एक बात तो बताओ, इतनी सारी बातें किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि यहाँ पे वी का मतलब क्या और आई का मतलब क्या है। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड अलीशन, वेरी गुड सिमरा। यहाँ पे वी का मतलब है वोल्टेज और आई का मतलब है करंट। आमना, तबीयत ठीक है? पानी वानी पियोगी? क्या हो गया भाई, वेलोसिटी कहाँ से आ गई? ये वोल्टेज पढ़ते पढ़ते वेलोसिटी कहाँ से आ गई? क्या हो गया भाई, पानी पियोगी? तो भाई वी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, और आई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज करंट ग्राफ्स एंड करंट वोल्टेज ग्राफ्स। वी आई ग्राफ एंड आई वी ग्राफ। अब आ जाओ आगे। नाउ अब ये ग्राफ बनते कैसे हैं यार? ये वी आई ग्राफ आई वी ग्राफ बनता कैसे? अभी अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना। बेटा, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है और जब ओम्स लॉ ओबे हो रहा होता है, तो वी आई ग्राफ भी सीधा बनेगा, आई वी ग्राफ भी सीधा बनेगा। ये बात रट्टा मार लो। जब दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है ना, उनका ग्राफ सीधा सीधा बनता है बगैर किसी नखरों के। सीधा सीधा ग्राफ। चाहे वी आई ग्राफ बनाओ चाहे आई वी ग्राफ बनाओ, बात सिंपल है। सीधा सीधा ग्राफ बनेगा। क्लियर है? अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका केस टू क्या हो सकता है? केस टू। केस वन में तो मैंने बेटा रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया था, केस टू क्या हो सकता है? कैन somebody टेल मी व्हाट कैन बी केस टू? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, पहले बताओ। कंडक्टर ओमिक कहलाएगा या नॉन ओमिक? आपका कंडक्टर ओमिक कहलाएगा या नॉन ओमिक अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई? वेरी गुड, आपका कंडक्टर कहलाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? आपका कंडक्टर कहलाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर।
अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई, इट विल नाउ बी कॉल्ड अ नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर? अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? नॉन ओमिक कंडक्टर का, या जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तब ग्राफ कैसा बनता है, आइए इसको देखते हैं। हम दोनों तरह के ग्राफ देखेंगे। हम वीआई ग्राफ भी देखेंगे, हम आई वी ग्राफ भी देखेंगे। पहले हम वीआई ग्राफ बनाएंगे, फिर हम आई वी ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा, और चैट पे बताना है, ठीक है? और मुझे आप लोगों का फुल इंटरेक्शन और फुल पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो करंट के साथ क्या बिहेव करेगी? करंट को बढ़ने देगी या नहीं बढ़ने देगी? अगर रेजिस्टेंस ही ज्यादा हो गई तो क्या वो करंट को ज्यादा होने देगी? हाँ, लेस करंट, करंट ज्यादा नहीं होगा बल्कि एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा। तो आपको पता है, नहीं 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 नहीं, आमना करंट विल डिक्रीज। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, करंट विल डिक्रीज का क्या मतलब है? अच्छा, पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व? दिस इज श्योरली अ कर्व, है ना? अब एक बात बताओ, ये कर्व हमें क्या बता रहा है? व्हाट डज दिस कर्व शो? कि वोल्टेज ज्यादा बढ़ रहा है या करंट ज्यादा बढ़ रहा है? ये कर्व हमें दिखा क्या रहा है? व्हाट डज दिस कर्व टेल अस? व्हाट इज इंक्रीजिंग मोर, वोल्टेज और करंट? बिकॉज डेफिनेटली दे आर नॉट इंक्रीजिंग इक्वली। यस, वोल्टेज इज इंक्रीजिंग मोर और करंट इज इंक्रीजिंग लेस। आप देखो ना, ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड हो रहा है। ग्राफ के वोल्टेज की तरफ बेंड होने का मतलब क्या है? कि वोल्टेज ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है और करंट कम कम बढ़ रहा है। और करंट कम कब बढ़ता है? जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, सिंपल। मैं बराबर वाला ग्राफ बना के दिखाता हूँ, बराबर वाले ग्राफ पे ध्यान दो। बराबर वाला ग्राफ देखो क्या दिखाएगा तुम्हें। अब आप बताओ, बराबर वाला ग्राफ किसकी तरफ बेंड हुआ? वोल्टेज की तरफ बेंड हुआ या करंट की तरफ बेंड हुआ? वेयर डज इट बेंड? आपका बराबर वाला ग्राफ, जो आई वी ग्राफ है, वो किस तरफ बेंड हुआ? आई वी ग्राफ भी वोल्टेज की तरफ बेंड हो रहा है, यस। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा लेफ्ट वाला ग्राफ और राइट वाला ग्राफ, ऑल्दो ये दिखने में अलग अलग जरूर हैं, बट दे आर टेलिंग यू द सेम स्टोरी। बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स आर टेलिंग यू द सेम स्टोरी, एंड दैट इज कि ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड हो रहा है। वोल्टेज की तरफ बेंड होने का मतलब ये कि करंट इज इंक्रीजिंग बट लेस। सो व्हाट इज स्टॉपिंग द करंट टू इंक्रीज? इट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है भाई? अच्छा, इसका केस थ्री कौन चीता या चीती बताएगा? जल्दी बताओ, इसका केस थ्री क्या हो सकता है? वॉट कैन द केस थ्री बी? केस थ्री बनाओ इसका। ये चीज, केस थ्री में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो सकती है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एक बात बताओ, ओमिक कहूंगा या नॉन ओमिक? रेजिस्टेंस क्या हो रही है भाई? रेजिस्टेंस हो रही है डिक्रीज। ओमिक कहूंगा या नॉन ओमिक? वेरी गुड सिमरा, इट इज ऑल्सो नॉन ओमिक। इट इज ऑल्सो नॉन ओमिक कंडक्टर। अब मैं आपको अब मैं आपको इसके ग्राफ्स बनवाता हूं। देखिए, इसके भी मैं आपसे दो ग्राफ्स बनाऊंगा। एक मैं बना के दूंगा आपको, एक मैं बनवाऊंगा आपसे वी आई ग्राफ्स, और एक मैं आपसे बनाऊंगा या बनवाऊंगा आई वी ग्राफ। वन इज वी आई ग्राफ and the other is IV graph. तो VI graph is your voltage current graph and IV is your current voltage graph. अब सवाल ये कि इन दोनों में फर्क क्या है? आपको पहले से बात बात हो चुकी है इस पे हमारी। वोल्टेज करंट एंड करंट वोल्टेज में आपको डिफरेंस पहले से क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ यार, रेजिस्टेंस कम हो गई है, क्या सीन है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, तो तुम मुझे बताओ, व्हाट विल हैपन टू द करंट? विल द करंट इंक्रीज लेस और विल इट इंक्रीज मोर? Will the current increase less or will it increase more? Yes, it will increase more. तो जरा देखो how my graph bends. Check this.
Now tell me, where does this graph bend? Does it bend towards current or does it bend towards voltage? Yes, it is bending towards current. तो इसका मतलब ये ग्राफ तुम्हें दिखा रहे हैं कि करंट ज्यादा आगे आगे भाग रहा है। और करंट आगे आगे क्यों भाग पा रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो चुकी है ना? अब ये देखो, मैं तुम्हें बराबर वाला ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, चेक दिस, ये देखो। ये ग्राफ तुम्हें क्या स्टोरी सुना रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला ग्राफ किसकी तरफ बेंड हुआ है? कौन ज्यादा बढ़ रहा है? विच इज इंक्रीजिंग मोर? Because they are definitely not increasing by the same amount. Current is increasing more. Very good. Current is increasing more. तो इसका मतलब although the graphs look different but they are telling you the same story. क्लियर हो गया? ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैं ना आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ। देखें, आप लोगों को ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एक एक चीज है, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर। वैसे फिक्स्ड रेजिस्टर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ना हम काफी बातचीत करेंगे। फिक्स्ड रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है, अ डिवाइस whose resistance remains कांस्टेंट। एक ऐसी डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। अब आप बताएं, रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये ओमिक कंडक्टर कहलाएगा या नॉन ओमिक कहलाएगा? शुड आई कॉल इट एन ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर? ये एक ऐसी डिवाइस है, इस डिवाइस की खास बात क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। इसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी बच्चों? इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। सो शुड आई कॉल इट एन ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर? मिशा कह रही है ओमिक और सिमरा भी कह रही है ओमिक, और मजे की बात, आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जीते रहो। ये एक ओमिक कंडक्टर है। बात बिल्कुल सही है। दिस इज एन ओमिक कंडक्टर। व्हाई एम आई कॉलिंग इट एन ओमिक कंडक्टर? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही। कैसा? अच्छा, एक और डिवाइस होती है, मैं इस डिवाइस का पहले आपको नाम बताता हूं। इस डिवाइस का नाम है फिलामेंट ऑफ अ लैम्प। फिलामेंट ऑफ अ लैम्प। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? फिलामेंट ऑफ अ लैम्प, तुम लोगों ने पुराने जमाने वाले बल्ब देखे हैं, फिलामेंट वाले? फिलामेंट ऑफ अ लैम्प, फिलामेंट, पुराने जमाने में ना फिलामेंट वाले बल्ब आते थे। अब आप बोलोगे सर ये कैसी मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं, फिलामेंट वाले बल्ब क्या होता है ये फिलामेंट वाले बल्ब? हम आपके जमाने के थोड़ी हैं। तो चलो मैं काम करता हूँ, मैं आपको गूगल करके ना फिलामेंट वाला बल्ब दिखाता हूँ। ये देखो, फिलामेंट लैम्प, तुम लोगों ने देखे जरूर है, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये वाला बल्ब नहीं देखा तुम लोगों ने? देखा तो जरूर होगा। मैं एक मजे की बात बताऊं, आजकल ना, पुराने जमाने में ये बल्ब हर जगह लगे हुए होते थे। आजकल ये बल्ब इस्तेमाल ही नहीं होते। ये सब पता है कहाँ यूज हो रहे होते हैं? ये बल्ब एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स में दिखाई देते हैं। टेल मी, देखे होंगे तुमने, याद आया कुछ? आजकल जितने एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स हैं ना, महंगे महंगे, उनमें ये लगे हुए होते हैं डेकोरेशन के लिए, है ना? याद आ रहे होंगे तुम्हें, कुछ दो चार रेस्टोरेंट्स तो तुम्हें याद आ ही गए होंगे। जैंडर्स तो दिमाग में जरूर आया होगा तुम लोगों के। क्या कहते हो? है ना? अब सुनो, ये जो बल्ब हैं, इनको फिलामेंट बल्ब कहते हैं। इनके अंदर एक पतला सा बारीक सा एक तार होता है, उस तार को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं उस बारीक से तार को? उस बारीक से तार को कहते हैं फिलामेंट। तुम्हें पता है इस बल्ब की खास बात क्या है? जब इस बल्ब में से करंट दौड़ता है ना, इसका ये फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? फिलामेंट बहुत ज्यादा, बोलो। ये फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ये इतना हीट अप हो जाता है कि ये ग्लो करने लगता है, इट स्टार्ट्स टू इमिट लाइट। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी ना? रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अब आप बताओ, फिलामेंट ओमिक होता है नॉन ओमिक होता है? क्या क्या लिखूं मैं फिलामेंट के बारे में, क्या बताऊं? वेरी गुड, फिलामेंट नॉन ओमिक होता है। तो फिलामेंट के बारे में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है? इट्स रेजिस्टेंस
इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाती है। तो इसको जाहिर है हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इसको हम नॉन ओमिक की कैटेगरी में डालेंगे। नॉन ओमिक कंडक्टर। असल में बेटा ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना कि बेटा कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो जाहिर है बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है कि सर वो कौन से कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और वो कौन से कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। एग्जाम्पल तो दें सर, हम एग्जाम्पल तो देके बताएं सर क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो भाई देखें, ओम एक कंडक्टर क्या होता है। ओम एक कंडक्टर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी फिक्स रेजिस्टर की। हो सकता है आप मुझसे बोलें यार सर ये तो आपने चीटिंग की, फिलामेंट लैंप की आपने तस्वीर दिखा दी, आपने हमें फिक्स्ड रेजिस्टर की तस्वीर नहीं दिखाई। फिक्स्ड रेजिस्टर की काफ से कच्ची है क्या? तो चले मैं आपके लिए फिक्स्ड रेजिस्टर भी आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। मेरे बच्चों ये होता है फिक्स्ड रेजिस्टर। चेक करें, ये रहा। छोटा सा होता है, बड़ा क्यूट सा होता है, ये देखे इतने सारे फिक्स रजिस्टर है ना। ये ऐसा नहीं लग रहा कि वो क्या होता है, वो क्या होता है वो जो उसमें करते हैं हम, बकरीद में करते हैं, बारबेक्यू स्कीवर्स। सीखे नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है सीखों पे कुछ चढ़ाया हुआ है ना, देखने में ऐसा ही लग रहा है। लेकिन खैर, ये तस्वीरें किसकी हैं मेरे बच्चों, ये तस्वीरें फिक्स रजिस्टर की हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है, छोटी सी क्यूट सी। इस डिवाइस की खास बात ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वो चेंज नहीं होती। इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, इसी वजह से हम इसे ओमिक कहते हैं। तो इसका मतलब सर अगर पेपर में कोई भी एग्जाम्पल लिखने को आ जाए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन ओमिक कंडक्टर, तो क्या हम फिक्स रेजिस्टर लिख के आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो बता रहा हूँ। और अगर सर पेपर में एग्जाम्पल आ गई, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर, तो क्या हम फिलामेंट ऑफ अ लैंप लिख के आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो बता रहा हूँ। सही है, पेपर में एक एक एग्जाम्पल जरूर आई हुई है। सर क्या हमें एक से ज्यादा की भी पता होनी चाहिए? फर्स्ट करें सर हमारे पेपर में आ गया गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ ओमिक कंडक्टर, फिर फंस जाएंगे हम। टेंशन नहीं लो, एक ओमिक पूछता है, एक नॉन ओमिक पूछता है। ठीक है। और सुनो, अभी तुमने आगे पढ़ा बनी है, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होता जाएगा। तो पहले तो मेरे वतन के सजीले जवानों, ये बताओ कि ओमिक का और नॉन ओमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, और ये ग्राफ व्राफ समझ आया या नहीं आया? वेरी गुड, अलीशा को समझ आए सिर्फ मेरे ख्याल से, और बाकियों को समझ नहीं आया। अरे वाह, मिशा को भी समझ आया। अरे सिमरा को भी समझ आ गया, वेरी गुड। अरे जारा को भी समझ आ गया, क्या बात है। चलो एक काम करते हैं, अरे वाह कुछ बच्चों को तो ये किसके आ गए इतने सारे थम्स अप, ओए होए। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना तुम्हें पास पेपर के कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाते हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थोड़े से एमसीक्यू वगैरह दिखाते हैं, सही है। ओके, कैन यू टेल मी के क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर होना चाहिए? ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 36। अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। ओके, अलीशा सेज इट्स अल्फा, लेट्स सी व्हाट डू द अदर्स थिंक। सिमरा कह रही है कि सर ये सी होना चाहिए, ओके। जारा कह रही है कि बी होना चाहिए, और आमना को भी लगता है ये सी होना चाहिए। मिशा कह रही है सर ये बी होना चाहिए, ओके। उम्मैजा भी कह रही है सर ये बी होना चाहिए, फाइन। काफी मिक्स किस्म के जवाब आ रहे हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, सुनो। पहले तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, या सही आंसर नहीं बताता, तुम लोग ही सही आंसर बताओगे। मैं तुम लोगों से सिर्फ पूछता हूँ। कह रहे विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स हाउ करंट वेरीज विद वोल्टेज इन अ कंपोनेंट इन विच
द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, देखो बोल्ड से लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। तो रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होती है तो पहले तो बताओ ओमिक है या नॉन ओमिक है, जल्दी से बताओ चैट पे। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गई सो इज इट ओमिक और नॉन ओमिक? ये नॉन ओमिक है, और नॉन ओमिक का मतलब बेटा ग्राफ ना ही ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है। ए और डी जवाब नहीं हो सकता। नॉन ओमिक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, नॉन ओमिक का ग्राफ कर्व बनता है। अब देखो रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तुम्हें पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ती है ना तो करंट इंक्रीजेस लेस एंड वोल्टेज इंक्रीजेस मोर। करंट इंक्रीजेस लेस एंड वोल्टेज इंक्रीजेस मोर, मैं लिख भी देता हूं। करंट increases less and voltage increases more। तो अब आप बताओ मैं कौन सा मार्क करूं, विच शुड आई मार्क? करंट इंक्रीजेस लेस, वोल्टेज इंक्रीजेस मोर। आपके कौन से ग्राफ में, बी में और सी में, बताइए कौन सा ग्राफ शो कर रहा है दैट वोल्टेज इज इंक्रीजिंग मोर एंड करंट इज इंक्रीजिंग लेस? एंड द राइट आंसर इज ब्रावो। है ना? क्या ख्याल है? बोलते ही नहीं है, अजीब बच्चे हैं यार। समझ आया नहीं आया? गिव मी अ थम्स अप। शुक्र है, शुक्र है भाई, शुक्र है। चलो एक काम करो, एक और सवाल करो, एक और करो। ये वाला ट्राई करो, ये बड़े मजे का है। 38, अटेम्प्ट क्वेश्चन 38। 38वां सवाल, 38वां सवाल करो भाई, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी। चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कह रहे हैं कौन सा ग्राफ इसमें से फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है? पहले तो मुझे एक बात बताओ, फिलामेंट लैम्प के बारे में मुझे ये बताओ, फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या कम हो जाती है? व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प व्हेन यू यूज इट? हाँ, फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो सर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन तो तब बनता है जब कांस्टेंट होती है रेजिस्टेंस। और सर ये डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डी का तो शेप ही अलग है, डी तो अजीब सा ही बेहुदा सा ग्राफ है, ऊपर जाके नीचे आ गया, अजीब पागल सा ग्राफ है ना? तो आंसर या ए होगा या सी होगा। अब बताओ ए और सी में से क्या लगाऊं? इस सवाल का सही जवाब है ए। मैं रीजन देता हूं क्यों। देखो बेटा, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ना तो करंट इंक्रीजेस लेस एंड वोल्टेज इंक्रीजेस मोर। ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा ए में हो रहा है सिमरा। बात समझ आ रही है? करंट इंक्रीजेस लेस एंड वोल्टेज इंक्रीजेस मोर, व्हाट डू यू से? गुड, एक और करो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 39। 39 बहुत आसान है, जल्दी करो। जी बेटा। देखो ये ग्राफ फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है। फिलामेंट लैम्प के बारे में एक बात बताओ, फिलामेंट लैम्प जब इस्तेमाल होता है उस व्हाट हैपेंस टू इट्स टेम्परेचर? व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट लैम्प व्हेन यू यूज इट? सर जाहिर सी बात है, फिलामेंट लैम्प गर्म हो जाता है। और जब फिलामेंट लैम्प गर्म हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टेंस? जल्दी से बताओ, फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प? जाहिर है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सर टेम्परेचर के बढ़ने से फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। सो द राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। आई होप ये इतना मुश्किल तो नहीं था।
चलो मैं तुम्हें एक और सवाल दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए ना। 35 करो। ये तो बड़ा क्यूट क्वेश्चन है। कह रहे हैं अंडर विच कंडीशन डज ओम्स लॉ अप्लाई। ओम्स लॉ की कंडीशन क्या थी? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो होता है, मगर उसकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेरी गुड, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, अच्छी बात है। अब ये बहुत मजे का सवाल है। 34। पूरे तुम लोगों को 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से पढ़ो और सुकून से करो, बस गलत नहीं करना। एमसीक्यू नंबर 34 करो जल्दी से। थक गया यार। पढ़ो जल्दी से पढ़ो एमसीक्यू नंबर 34। बल्कि एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, तुम लोग सुकून से करो। भाई देखो, सीन ऐसा है, पहले तो उन्होंने खुद ही बता दिया ये फिलामेंट लैम्प के बारे में सवाल है। फिलामेंट लैम्प में पता है रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? फिलामेंट लैम्प में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। सो द आंसर कैन नीदर बी सी एंड नॉर बी डी। जल्दी से बताओ, मैंने सी और डी क्यों कट कर दिए? बेटा मैंने सी और डी इसलिए कट कर दिए क्योंकि फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। फिलामेंट लैम्प गर्म हो जाता है ना, तो गर्म होने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम नहीं हो सकती। तो इसलिए आंसर ना सी हो सकता है ना डी हो सकता है। मैंने सी और डी क्यों काट दिए? क्योंकि सी में भी रेजिस्टेंस कम हो रही है और डी में भी रेजिस्टेंस टाइम के साथ साथ कम हो रही है। यस सुनो। अब कौन कौन से ऑप्शंस बच गए? ए और बी। अब ए और बी में से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स ए? एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा या कम होगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट बढ़ता है या कम होता है? जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम होता है। सो द राइट आंसर कैन नॉट बी ए, इट इज बी। द राइट आंसर इज बी। अच्छा पता है ए और बी क्यों नहीं हो सकता? तुम नोट करो, ए में रेजिस्टेंस का ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बेटा ये आईवी ग्राफ थोड़ी है, ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है। क्या रेजिस्टेंस शुरू में जीरो होगी बल्ब की या लैंप की? भाई रेजिस्टेंस जीरो थोड़ी होती है, शुरू में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ना। और वक्त के साथ साथ वो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जीरो से स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ, ए वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ बच्चों। ए वाला ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जीरो से तो स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये शुरू में रेजिस्टेंस जीरो थी। भाई शुरू रेजिस्टेंस जीरो किसी भी चीज की नहीं होती। तो रेजिस्टेंस का ग्राफ तो वैसे भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने सही जवाब क्या लगाया? बी। बी क्यों है बेटा? क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ती है ना तो करंट कम हो जाता है, ये सीन है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ साथ आज की क्लास भी खत्म हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आज की क्लास क्यों खत्म कर रहे हैं सर आप, अभी तो थोड़ा सा टाइम बचा है। असल में नेक्स्ट क्लास में मैं एक साथ ही पास पेपर्स कराऊंगा, वरना मेरी रिकॉर्डिंग्स अलग अलग हो जाएंगी। पास पेपर की रिकॉर्डिंग अलग हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी मेरी रिकॉर्डिंग अगर मैंने थोड़े आज कराए और थोड़े नेक्स्ट क्लास में कराए। तो इसलिए अब मैं चाह रहा हूँ कि आज इसको यहीं तक रखते हैं, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। नो डोंट नीड टू वरी। अगली क्लास में इसके सही से पास पेपर्स कराता हूँ, थियरी वाले, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।